वेलकम टू ब्राइट एग्रो क्लासेस उदयपुर यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास अपने जेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे कुछ तो उसको डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक विशिष्ट पूर्ण उभयलिंगी और अधोजय पुष्प में थैलेमस पर पुष्प चक्रों की व्यवस्था सबसे बाहरी से भीतरी तक होती है। तो उसको क्या कहेंगे, यानी कि या एक कंप्लीट फ्लावर कब कहा जाता है, जब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कब कहा जाता है, जब उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा। क्या ऑप्शन दे रखा है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, जायम। कैलिक्स हम किसको बोलते हैं, कैलिक्स यानी कि बाह्य दल। बाह्य दल क्या होता है, बाह्य दल हम किसको कहते हैं, जो फूल के पुष्प के जो पत्तियों को बाहर की ओर प्रोटेक्ट करा वो स्ट्रक्चर, यानी कि पत्तियों के बाहर की ओर जो एक हरी कलर की पत्तियां होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। कैलिक्स को हम बोलते हैं बाह्य दल। कोरोला किसे कहते हैं, कोरोला जो होता है दल पुंज, पत्तियां, जिसको हम बोलते हैं दल पुंज। एंड्रोशियम किसको बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको पुमंग बोला जाता है, एंड्रोशियम बोला जाता है। जायांग जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे बोलते हैं जायांग गाइनोशियम। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या ऑप्शन दे रखा है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, जायांग। कैलिक्स, कोरोला या जायांग, एंडोशियम, या इसका क्रम क्या हो गया, ये पूछा गया है कि बाहर से भीतरी तक एक फ्लावर में उसका क्रम क्या होगा। क्या होगा उसका क्रम यहाँ पे, कैलिक्स फर्स्ट क्या हो जाएगा, कैलिक्स। सेकंड क्या होता है, कोरोला। एंड देन क्या हो जाएगा, एंडोशियम, फिर आ जाएगा जाया। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाला। और सेम यहाँ पे इंग्लिश में भी दे रखा है कि कंप्लीट बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस फ्लावर अरेंजमेंट फ्लोरल वॉल्क थैलेमस टू आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट फ्लावर का। अगर इसको हम डायग्राम से भी एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, फ्लावर के अंदर जस्ट ये देखो, यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गया, क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या बोल देंगे, ये पत्तियां है, पत्तियां के बाहर एक हरी कलर की पत्तियां होती है जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स। और ये पत्तियां हो गई जिसको हम बोल देंगे कोरोला। फिर उसके बाद एंड्रोशियम आ जाएगा जिसको हम क्या बोला जाता है, पुमंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर देन आ जाता है गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इसके भी अलग अलग पार्ट्स होंगे। एंड्रोशियम का देखेंगे, एंड्रोशियम के दो पार्ट्स में क्या क्या हो जाएगा, एंथर और फिलामेंट। यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं एंथर और फिलामेंट बोल देते हैं, पुंकेसर और तंतु। फिर उसके बाद यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जायांग के क्या पार्ट्स होते हैं, सबसे फर्स्ट टॉपिक आ जाएगा स्टिग्मा, यहाँ पे आ जाएगा स्टाइल और ओवरी। देन यहाँ पे क्वेश्चन हमारे यही था, कंप्लीट फ्लावर कब कहा जाएगा, जब इसमें एक फ्लावर के अंदर, एक पुष्प के अंदर ये चारों चीजें होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रह गया था, क्या दे रखा है, प्यूमुल एक सुरक्षात्मक आवरण द्वारा ढका होता है जिसे क्या कहते हैं। प्ल्यूमुल जो होता है, क्या होता है, प्ल्यूमुल कवर्ड है प्रोटेक्टिव शीट के द्वारा। प्ल्यूमुल प्रोटेक्टिव शीट से कवर्ड होता है जिसे हम क्या बोला जाता है। अच्छा, प्ल्यूमुल क्या होता है, प्ल्यूमुल क्या होता है, जो सिड पे वहां पे क्या होता है, एक प्ल्यूमुल होता है और एक रेडिकल होता है। यानी कि वहां पे जो होता है रेडिकल, क्या होता है, रेडिकल से किसका फॉर्मेशन होता है, रूट का। प्ल्यूमुल से क्या होता है, शूट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो ऊपर वाला, ग्राउंड के ऊपर वाला जो पार्ट है वो सारा क्या कहलाता है, शूट सिस्टम। तो वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, फॉर्मेशन उसका कहाँ से होता है, प्ल्यूमुल से होता है। तो प्ल्यूमुल से फॉर्मेशन होता है शूट का, और रेडिकल से किसका फॉर्मेशन होता है, रूट का। अब यहाँ पे देखा है, प्ल्यूमुल जो होता है कवर्ड होता है प्रोटेक्टिव शीट, उसको हम क्या कहते हैं, कोल्यूराइजा, स्कूटेलम, कोलियोप्टाइल, टैगमन। क्या होगा इसका आंसर, होगा कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल होगा कि यहाँ पे सिड के ऊपर कोई मोनोकोट सिड है, वहां पे क्या हो गया कि यहाँ पे प्ल्यूमुल है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, चलो मोनोकोट सिड का ये होता है, इसके अंदर स्कूटेलम। तो स्कूटेलम हम किसको बोलते हैं, ये हो गया स्कूटेलम होता है। फिर यहाँ पे जो होता है पूरा ये होता है ऐसे पूरा डाइकोट सेट, यहाँ पे इसका जो होता है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से पूरा जो होता है यहाँ पे स्कूटेलम जो दे रखा है, स्कूटेलम का क्या काम होता है,
एब्जॉर्प्शन करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे एक शूट की तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इस पे होती है। अगर हम एक डाइकोट सिट के अंदर देखते हैं, डाइकोट सिट में भी क्या होता है, सेम वहां पे भी होगा रेडिकल प्ल्यूमुल। अब यहाँ पे इसके अंदर देखो, डाइकोट सिट का बताती हूँ मैं आपको। देखो डाइकोट सिट में क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये क्या हो जाता है यहाँ पे कोटिलेडन्स। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट को यहाँ पे बोल देंगे प्ल्यूमुल। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है रेडिकल, और यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और यहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। इस प्रोटेक्टिव प्ल्यूमुल के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे बोला जाता है कोलियोप्टाइल। और अगर रेडिकल के यहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी उसको क्या बोला जाता है, कोलियोराइजा। क्लियर। स्क्यूटेलम क्या हो गया, यहाँ पे हम साथ साथ दूसरे ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे। स्क्यूटेलम जो होता है ये एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स का। टेगमेन जो होता है ये सीड कॉट, जो सीड होता है बीज होता है, तो बीज के ऊपर की जो कवरिंग है, एक तो बाहर वाली लेयर और एक अंदर वाली, भीतरी और आंतरिक वाली लेयर। तो जो अंदर वाली आंतरिक वाली लेयर होती है, इनर लेयर, जिसको बोलते हैं टैगमेन, और सीड के बीज के बाहर वाली जो होगी प्रोटेक्टिव, उसको बोल देते हैं टेस्टा। तो ये दो आते हैं, टैगमन हो गया, स्कूटेलम, कोलियोराइजा। अगर यहाँ पे रूट का पूछे, यानी कि यहाँ पे रेडिकल का पूछा जाए कि रेडिकल में सुरक्षात्मक आवरण में क्या ढका हुआ रहता है, तो रेडिकल में क्या हो जाएगा, कोलियोराइजा। अब यहाँ पे प्ल्यूमुल पूछा है, प्ल्यूमुल पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलियोटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, C4 पौधों की मुख्य विशेषता। अच्छा, C4 पौधों की मुख्य विशेषता क्या है, इसके अंदर क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, सबसे फर्स्ट के C4 पौधे या C4 प्लांट्स क्या होते हैं, C4 प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, वीट हो गया, राइस हो गया, ये सारे क्या है C4 प्लांट। C4 प्लांट उन्हें क्यों बोला जाता है, C4 प्लांट के एग्जांपल है, सॉरी C3 प्लांट के एग्जांपल होते हैं वीट, राइस, और C4 प्लांट के एग्जांपल होते हैं मेज हो गया, सोरगम हो गया, शुगर केन होना हो गया, यानी कि गन्ना। ये जो होते हैं C4 प्लांट के अंदर आते हैं। तो C4 प्लांट के क्या एग्जांपल हो गया, शुगर केन होता है, शुगर केन, सोरगम, मेज, ये सारे किस में आते हैं, C4 प्लांट्स। तो C4 प्लांट की मुख्य विशेषता क्या है ये पूछा है, और C4 प्लांट के हमने एग्जांपल देख लिए। और C4 प्लांट क्यों बोला जाता है इन्हें, क्योंकि C4 प्लांट के अंदर फर्स्ट स्टेबल उसका जो कार्बन कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन कंपाउंड का बनता है, इसलिए उसे C4 प्लांट कहा जाता है। इसमें C4 प्लांट की क्या विशेषता है, बुलीफॉर्म कोशिकाएं, क्रांज एनाटोमी, समांतर सिरा विन्यास, समद्विपार्श्व पत्ती। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको शो नहीं हो रहा होगा, ओके। क्या देखा है C4 प्लांट के अंदर, अच्छा बुलीफॉर्म कोशिका क्या होती है, बुलीफॉर्म कोशिका ये होती है जो लीफ में, लीफ के ऊपर जो ऊपर वाला जो सरफेस होता है, दो सरफेस, एक तो बोलते हैं एडेक्सियल और एबेक्सियल। तो एडेक्सियल सरफेस पे बुलीफॉर्म कोशिका या बुलीफॉर्म सेल प्रेजेंट होती है, यानी कि बुलीफॉर्म सेल्स वो जैसे ही उसमें वाटर एंट्री करेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा उसमें, तो वो सेल क्या हो जाएगी, वो पत्ती क्या वहां पे क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, फूल जाएगी, क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाती है, वो होती है बुलीफॉर्म सेल्स। यहाँ पे क्रांच एनाटोमी। अच्छा, C4 प्लांट के अंदर इसका आंसर यही होगा कि C4 प्लांट के अंदर क्रांच एनाटोमी होती है, ये इसकी विशेषता है। C4 प्लांट में क्या होती है, क्रांच एनाटोमी होती है। क्रांच एनाटोमी क्या होता है, क्रांच एनाटोमी किसे बोलते हैं, लीफ में पत्तियों के अंदर दो सेल होती है, एक तो मीजोफिल सेल होती है और एक बंडल सेल पाई जाती है। तो पत्तियों के अंदर लीफ के अंदर मीजोफिल और बंडल सेल, मीजोफिल और बंडल सेल्स जो होती है उसका अरेंजमेंट, कि उसका अरेंजमेंट जो हो रखा है उसको बोला जाता है कि क्रांच एनाटोमी।
तो यानी कि क्रांच एनाटोमी, इसके अंदर जो मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल एंड बंडल शीथ सेल्स का क्या होता है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट होता है जिसे हम क्रांच एनाटोमी कहते हैं। स्पेशल सेल होते, स्पेशल अरेंजमेंट होता है। ये अरेंजमेंट कैसा होता है, देखो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, संवहन ऊतक। संवहन ऊतक क्या है, जाइलम और फ्लोएम। संवहन ऊतक का काम क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम का। जाइलम का क्या काम होता है, पानी का ट्रांसपोर्ट कराता है रूट से लीफ तक, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट कराने का काम जाइलम। न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, फ्लोएम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, संवहन ऊतक बोलते हैं कि जो संवहन ऊतक है बीच में सेंटर में हो गए वेस्कुलर बंडल्स, संवहन ऊतक, और उसके साइड में एक रीथ लाइक अरेंजमेंट होता है, रीथ, रिंग लाइक बोल सकते हैं, रीथ। ठीक है, रीथ। तो वेस्कुलर बंडल के ऊपर बंडल शीथ सेल्स का अरेंजमेंट होता है, रीथ लाइक बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ कोशिका के ऊपर जो होता है मीजोफिल कोशिका का अरेंजमेंट होता है, इसी को क्रांच एनाटोमी कहते हैं। तो C4 प्लांट के अंदर क्रांच एनाटोमी पाई जाती है। द्विबीजपत्री तने में संवहनी बंडल होते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, संवहनी बंडल, संवहनी ऊतक द्विबीजपत्री तने में। अगर द्विबीजपत्री तना है तो तना में वेस्कुलर बंडल, संवहन ऊतक जो है उसका अरेंजमेंट कैसा पाया जाएगा, उसका अरेंजमेंट कैसा होता है। डाइकोट स्टेम के अंदर क्या ऑप्शंस दे रखे, खुले, संयुक्त, अंतर्वेशी या बंद, संयुक्त, अंतर्वेशी या फिर खुले, संयुक्त या बहिवेशी, या बंद, संयुक्त, बहिवेशी। ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो यहाँ पे संयुक्त को कंजॉइंट बोला जा रहा है, संयुक्त को कंजॉइंट बोला जा रहा है, और बहिवेशी को क्या बोला जा रहा है, एक्सार्च, और अंतर्वेशी को एंडार्च। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है द्विबीजपत्री में संवहन बंडल कैसे होते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि इसके अंदर ये जो वर्ड दे रखे, अंतर्वेशी, एंडार्च, ये क्या होता है, एंडार्च की अरेंजमेंट कैसी होती है। जो जाइलम होता है, वेस्कुलर बंडल तो क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम जो होता है दो हो जाएगा, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। फर्स्ट क्या हो जाएगा इसमें, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के बाद क्या आ जाएगा, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम एंड देन मेटाजाइलम। अब यहाँ पे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ये हो गया जाइलम का। एंडार्च क्या कहता है, एंडार्च ये कहता है कि उसके अंदर जो अरेंजमेंट है, फर्स्ट तो क्या हो गया, एंडार्च का मतलब ये होता है जिसमें प्रोटोजाइलम तो कहाँ पे होगा, सेंटर में, केंद्रीय, केंद्रीय पे बिल्कुल बीच में होगा, सेंटर में होगा प्रोटोजाइलम। और मेटाजाइलम क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, बाहरी, पेरिफेरल की तरफ होगा, तो वो होता है एंडार्च। और एक्सार्च वाली सिचुएशन में क्या हो जाता है, एक्सार्च में क्या हो जाता है, बहिवेशी के अंदर जस्ट अपोजिट होगा, कि यहाँ पे बहिवेशी के अंदर क्या होगा, जो प्रोटोजाइलम है, बहिवेशी में क्या हो जाता है, प्रोटोजाइलम, जो प्रोटोजाइलम होता है वो कहाँ पे होता है, प्रोटोजाइलम बहिवेशी में कहाँ पे होता है, बाहर की तरफ। और जो मेटाजाइलम होता है, मेटाजाइलम जो होता है अंदर की तरफ होता है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है। और अंतवेशी में क्या होगा, प्रोटोजाइलम कहाँ पे होगा, अंदर की तरफ, और जो मेटाजाइलम कहाँ पे होगा, बाहर की तरफ। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे संयुक्त का मतलब क्या होता है, संयुक्त का मतलब क्या होता है, संयुक्त का मतलब ये होता है कि इसका जो अरेंजमेंट जो होता है, जैसे यहाँ पे इसका जो अरेंजमेंट होता है एक ही एक्सिस पे,
जैसे एक ही रेडियल एक्सिस पे, एक ही एक्सिस पे यहाँ पे मेटाजाइलम भी होगा और यहाँ पे प्रोटोजाइलम भी होगा। मतलब जाइलम और फ्लोएम जो होगा दोनों एक ही अक्ष पर होगा। यहाँ पे हो गया, अंदर की ओर हो गया यहाँ पे जाइलम, बाहर की ओर फ्लोएम, अंदर जाइलम यहाँ पे फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, यहाँ पे होता है जाइलम, यहाँ पे हो जाता है फ्लोएम, यहाँ पे हो गया जाइलम, यहाँ पे फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, यहाँ पे हो गया जाइलम फ्लोएम। यानी कि अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम, ये होता है संयुक्त। और यहाँ पे जाइलम, अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर देखें, बताती हूँ मैं, देखो ये हो गया, एक अक्ष पर क्या होगा, एक ही अक्ष पर जाइलम और फ्लोएम दोनों होंगे, वो होता है संयुक्त। एक होता है इसमें रेडियल, रेडियल में क्या होता है, अलग अलग एक्सिस पे होता है। रेडियल में क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग अक्ष पर जाइलम फ्लोएम होगा, यहाँ पे जाइलम है तो यहाँ पे फ्लोएम है, जहाँ पे जाइलम है तो यहाँ पे फ्लोएम। ये किस में होता है, ये वाला किस में होता है, रूट में होता है। किस में होता है, ये जड़ में होता है। तो यहाँ पे डाइकोट जड़ के अंदर होता है, जड़ के अंदर होता है। अभी हम स्टेम की बात करें, स्टेम पे क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे जैसे कि, ठीक है, ये हो गया, ये तुम्हारे ये हो गए यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है, ये वेस्कुलर बंडल्स। और वेस्कुलर बंडल्स में यहाँ पे हो गया जाइलम अंदर की तरफ, अंदर की तरफ यहाँ पे क्या है, जाइलम, बाहर की तरफ क्या है, फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, स्टेम के अंदर, तने के अंदर क्या होता है, तने के अंदर प्रोटोजाइलम जो होता है, प्रोटोजाइलम कहाँ पे होता है, अंदर की तरफ होता है। मेटाजाइलम कहाँ पे होता है, बाहर की तरफ। प्रोटोजाइलम इसमें अंदर होता है, बाहर की तरफ मेटाजाइलम। तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम होता है, यहाँ पे मेटाजाइलम होता है। यानी कि ये वाली जो सिचुएशन है वो किसमें होती है, तने के अंदर होती है। यानी कि तने के अंदर कैसा होता है, अंतरेशी एंडार्च होता है। यानी कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, और यहाँ पे प्रोटोजाइलम तो कहाँ पे, बाहर अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ, ये अंतरेशी के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तने के अंदर कैसा होता है, संयुक्त है, संयुक्त है, अंतर्वेशी होता है और खुला होता है। इसमें संबंध, खुले का मतलब क्या होता है, ओपन और क्लोज का मतलब क्या होता है, ओपन और क्लोज का मतलब होता है कि जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, तो उसको कहते हैं ओपन, ओपन, ठीक है, ओपन हो जाएगा, ओपन अंतरिक्ष, ओपन वेस्कुलर बंडल हो जाएगा। अगर जाइलम और ये वेस्कुलर कैम्बियम अगर अब्सेंट है, उसमें उपस्थित नहीं, अनुपस्थित है कैम्बियम, तो क्या बोल देंगे, उसमें क्लोज्ड टाइप का हो जाएगा, बंद वाला हो जाएगा वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ पे, और वेस्कुलर कैम्बियम का हम किस में हेल्प करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि के अंदर, द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ में यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्लियर कि खुला, तो इसमें तने में कैसा होता है, खुले होते हैं, संयुक्त होते हैं, अंतरेशी होते हैं। खुले होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच में वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं, संयुक्त होते हैं, एक ही अक्ष पर जाइलम और फ्लोएम दोनों ही प्रेजेंट है। अंतर्वेशी होते हैं, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होते हैं और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होते, पेरिफेरल होते हैं, क्लियर। और ये कैसा होता है, रूट के अंदर कैसा होता है, जड़ के अंदर, जड़ के अंदर कैसा होता है, बहिवेशी होता है, बहिवेशी होता है रूट के अंदर, ठीक है, एग्जास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं किससे जुड़ते हैं, स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या होता है, माइक्रोट्यूबुल्स होता है, और ये स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अच्छा, इस पे ये क्वेश्चंस भी आता है, कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। स्पिंडल फाइबर के अंदर किससे जुड़ते हैं, दे रखा है, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर, इसको और क्या बोला जाता है, कार्तिक सूत्र यानी तंतु, तंतु सूत्र, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, तर्कु तंतु, तर्कु तंतु,
ठीक है, स्पिंडल फाइबर को तरकु तंतु भी कहा जाता है। ये किससे जुड़ते हैं? किससे जुड़ते हैं? गुणसूत्र के काइनेटोकोर पर, गुणसूत्र के सेंट्रोमियर पर, गुणसूत्र के काइनेटोसोम पर, गुणसूत्र के टेलोमियर पर। अच्छा, क्या कह रहा है ये? कहाँ पर होगा? अब देखो, गुणसूत्र सबसे पहले क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। इसको क्या बोल देते हैं? क्रोमेटिड। यहाँ पे बीच में क्या होता है? इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। और सेंट्रोम काइनेटोकोर, जहाँ पे सेंटर में होता है, केंद्र पर। और सेंट्रोमियर किसको बोलते हैं? यहाँ पे कि जो दोनों, ये क्रोमेटिड है और इसको क्या बोलते हैं? आपस में एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स है, तो क्या बोल देते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में केंद्रीय बिंदु, जिसको बोलते हैं यहाँ पे सेंट्रोमियर, और यहाँ पे बोलते हैं इसको काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। तो स्पिंडल फाइबर कहाँ पे आएगा? ये किसका क्वेश्चन है? सेल डिवीजन का, कोशिका विभाजन का क्वेश्चन। देखो, कोशिका विभाजन के अंदर तरकु तंतु का निर्माण कब होता है? जब प्रोफेज वाली स्टेज आती है। लेट प्रोफेज, एक तो अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज में स्टार्ट होने लगते, स्पिंडल फाइबर बनने लगते, तरकु तंतु का निर्माण होने लगता है। मेटाफेज में क्या होता है? अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, स्पिंडल फाइबर जब अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होते हैं? यहाँ पे इसका आंसर जो होता है, स्पिंडल फाइबर गुणसूत्र के काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं। सेंट्रोमियर तो हो गया दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को जोड़, काइनेटोसोम एसोसिएटेड हो गया सीलिया फ्लेजिला। टीलोमियर क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम के एंड पे जो पॉइंट होता है, एंड पे जो प्रोटेक्टिव पॉइंट होता है, इसको बोला जाता है टीलोमियर। ठीक है, अब ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ते हैं गुणसूत्र पे। कब जुड़ते हैं? कौन सी स्टेज में जुड़ते हैं? जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं, एक स्टेज आती है प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज, प्रोफेज मेटाफेज। अच्छा, मेटाफेज के अंदर देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या हो गए? सेंट्रियोल हो गए। मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम का अरेंजमेंट हो जाता है, क्रोमोसोम का अरेंजमेंट हो जाता है मेटाफेज पे, और स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं। और यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर ऐसे क्या होता है? अटैच हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर यहाँ पे इस तरह से अटैच हो जाते हैं, कहाँ पे? काइनेटोकोर पर। ये होता है स्पिंडल फाइबर जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से, और यहाँ पे काइनेटोकोर पे अटैच हो जाते हैं। कब अटैच होते काइनेटोकोर से? मेटाफेज वाली स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला जो होता है, क्या होता है? ओमनिस ई सेल्यूला क्या होता है कि सभी कोशिकाएं पूर्व अस्तित्व वाली कोशिका से ही उत्पन्न हुई, सभी कोशिकाएं पूर्व जो कोशिका है उसी से उत्पन्न हुई, इसको कहते हैं ओमनिस ई सेल्यूला। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? ओमनिस ई सेल्यूला की जो सारी कोशिकाएं पूर्व कोशिका से बनी हुई है, उत्पन्न हुई है, ये जो सिद्धांत है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? यहाँ पे चार साइंटिस्ट के नाम दे रखे, स्लाइडन एंड स्वान, विर्चो, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहो। अच्छा, स्लाइडन एंड स्वान, स्लाइडन एंड स्वान ने क्या दिया था? स्लाइडन एंड स्वान ने क्या दिया था? स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने? क्या इन्होंने सेमनीसी सेल्यूलर दिया था? नहीं दिया था। स्लाइडन एंड स्वान ने क्या दिया था? थ्योरी, जो सेल थ्योरी है वो किसने दी थी? सेल की जो थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत, जो कोशिका सिद्धांत है वो स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? न्यूक्लियस की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? लिविंग सेल, जीवित कोशिकाओं को किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक ने। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन तो हट गए,
कि स्लाइडन स्वान ने तो सेल की थ्योरी दी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस की खोज करी, ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, लिविंग सेल यानी कि एक जीवित कोशिका की खोज करी थी, उसमें देखा था उन्होंने। तो इसका आंसर क्या होता है, विर्शो। क्या हो जाएगा इसका आंसर, विर्चो। तो यहाँ पे ओमनी सी सेलुलर जो वर्ड है वो किसने दिया था, विर्चो ने दिया था, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था ओमनी सी सेलुलर। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, Na प्लस पंप दर्शाता है, Na प्लस सोडियम पोटेशियम पंप क्या रिप्रेजेंट करता है, सोडियम पोटेशियम पंप क्या रेज, सक्रिय परिवहन, परासरण, निष्क्रिय परिवहन, सरल विसरण। सक्रिय परिवहन क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये होता है जब चीजों को ट्रांसपोर्ट करा रहे मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा झिल्ली से, जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है उनका, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। तो एक्टिव में क्या होता है, सक्रिय में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की जरूरत होती है, वो होता है सक्रिय परिवहन, की परिवहन करने के लिए एटीपी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस। परासरण किसको बोलते हैं, जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है सॉल्वेंट। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि उच्च सांद्रता से, परासरण क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परिवहन, वो होता है परासरण। निष्क्रिय परिवहन क्या होता है, निष्क्रिय यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इजीली जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो जाते। फिर सरल विसरण, बिल्कुल सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, अब यहाँ पे Na प्लस पंप में क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, सक्रिय परिवहन। तो यहाँ पे Na प्लस पंप जो होता है ये सक्रिय परिवहन को दर्शाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू परिवहन होता है इसमें, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही मिलान को चुनना है, करेक्ट मैचिंग को चुनना है, जो भी मैच दो फॉलोइंग दिए इसमें करेक्ट क्या दे रखा है। सबसे फर्स्ट क्या दे रखा है, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंत प्रदवी जालिका, रफ ER, फिर दे रखा है RER, खुरदुरा अंत प्रदवी जालिका। अच्छा, इनके फंक्शंस दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर की जो न्यूक्लियस की केंद्रक की जो बाहरी झिल्ली है, वहां से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये हो गया, बाहर से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, केंद्रक की बाहरी झिल्ली से हो रहा है। और अब देखो, ये हो गया अंतःप्रदवी जालिका, इसको बोलते ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदवी जालिका। अब यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम। तो जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, जिस ER के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है या राइबोसोम उपस्थित है, उसको क्या बोल देते हैं, RER। खुरदुरा हो जाएगा, उसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित है, राइबोसोम के कण उपस्थित होंगे तो क्या हो जाएगा, खुरदुरा। तो इसलिए बोलते हैं खुरदुरा अंतःप्रदवी जालिका, रफ ER। इसके ऊपर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, ये कौन सा हो जाता है, SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल चिकना अंतःप्रदवी जालिका, इसके ऊपर कोई राइबोसोम प्रेजेंट। जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे उसका फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण,
राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। राइबोसोम का काम प्रोटीन का संश्लेषण। तो यहाँ पे RER के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा, प्रोटीन। SCR पे कोई वजन नहीं। SCR का काम क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम होता है लिपिड बनाता है। लिपिड का क्या करेगा? लिपिड का सिंथेसिस करेगा, लिपिड का संश्लेषण। अब ऑप्शन देखो, SCR का क्या काम है? लिपिड का संश्लेषण। RER का क्या काम है? प्रोटीन का संश्लेषण। अब देखो ऑप्शन, स्मूथ ER क्या करता है? SCR लिपिड का संश्लेषण। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा। नेक्स्ट, रफ ER ग्लाइकोजन का संश्लेषण नहीं, ये तो राइबोसोम का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। रफ ER वसाम्लों का ऑक्सीकरण नहीं, फॉस्फोलिपिड का ऑक्सीकरण नहीं। तो क्या आंसर हो गया? SCR तो लिपिड का संश्लेषण करता है, RER किसका सिंथेसिस करता है? RER किसका सिंथेसिस करता है? यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोनोप्लास्ट क्या है? अच्छा, टोनोप्लास्ट क्या है? देखो याद करो, जब ऑर्गेनल्स पढ़े होंगे, जो भी कोशिका अंगक पढ़े हैं, उसके अंदर टोनोप्लास्ट वर्ड कहाँ पे आया है? टोनोप्लास्ट देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को कोई टोनोप्लास्ट कहते हैं? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, दो मेम्ब्रेन तो उस पे होती, दो झिल्ली होती माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, एक बाहरी और एक आंतरिक। आंतरिक झिल्ली जो होती है उसमें, जिसको क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्रिस्टी कहा जाता है आंतरिक झिल्लियों को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसकी अंदर वाली जो झिल्ली है आंतरिक वाली, उसको कहते हैं हम क्रिस्टी। और क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट के भी हम टोनोप्लास्ट नहीं कहते, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या आ जाता है? और क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसे थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। केवल चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका मौजूद है। SCR टोनोप्लास्ट से रिलेटेड नहीं है। पौधे की कोशिका झिल्ली, यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ गया? देखो, इसका ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। हाँ, पौधे की सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल। देखो, टोनोप्लास्ट जो होता है वो किससे रिलेटेड? वैक्यूल, रिक्तिका। रिक्तिका की जो मेम्ब्रेन होती, रिक्तिका की मेम्ब्रेन को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। यहाँ पे टोनोप्लास्ट जो वर्ड है, इसके अंदर ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। जो है रिक्तिका की जो मेम्ब्रेन है, वहां पे रिक्तिका या वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। ओके, या रिक्तिका को बोला जाता है रसधानी भी कहा जाता है, उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। यहाँ पे वो पॉइंट नहीं दे रखा है। हाँ, कोशिका पौधे के अंदर जो होता है, प्लांट के अंदर वैक्यूल पाया जाता है, एनिमल के अंदर बिग वैक्यूल नहीं होता, तो प्लांट के अंदर बिग वैक्यूल होता है। तो यहाँ पे टोनोप्लास्ट जो होता है वैक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को कहा जाता है। नेक्स्ट, इनकरेक्ट चुनना इसमें कि गलत ऑप्शन इसमें क्या है। इनकरेक्ट क्या हो गया? गोल्जी बॉडी, घने रंग का जालिका, सिस्टर्नी, नाभिक के पास संरचना गोलाकार निश्चित संख्या में, और क्या दे रखा है? फॉर्मिंग फेस। यहाँ पे ये भी देख सकते हो इंग्लिश वाले ऑप्शंस, फॉर्मिंग फेस और हो गया कॉनकेव फेस। अब देखो, गोल्जी बॉडी घने रंग का जालिका डेंसली स्टेंड रेटिकुलर होता है। हाँ होता है, डेंसली स्टेंड रेटिकुलर हो गया गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी के बाद क्या कह रहा है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी नाभिक के पास संरचना होती है, गोलाकार होती है। सिस्टर्नी किस में आता है? सिस्टर्नी जो होता है गोल्जी के अंदर ही होता है। गोल्जी के अंदर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसी को हम सिस्टर्नी कहते हैं। उसमें जो फॉर्मिंग वाला फेस होता है उसको कॉन्वेक्स कहते हैं। हाँ, कॉन्वेक्स कहते हैं। और बाद में जो मैच्योर फेस है
उसको बोलते हैं ट्रांस, ट्रांस फेस को बोलते हैं कॉनकेव, सिस वाले फेस को बोलते हैं कॉनकेव। लेकिन सिस्टर्नी जो होता है गोलाकार या नाभिक के पास वाली संरचना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर कि ये गलत है, इसमें गलत पूछा, ये हमने गलत। तो सिस्टर्नी कहाँ पे होता है? जो गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का बताती है स्ट्रक्चर। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के अंदर, गोल्जी बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हो गया नाभिक, और नाभिक के बाहर तो क्या हो गया? ईआर, ईआर के बाहर वाली मेम्ब्रेन, ईआर के पास में होता है गोल्जी। नाभिक, नाभिक के पास ईआर, ईआर के यहाँ पे गोल्जी होता है। और ईआर के पास एंडोप्लाज्मिक अंतःप्रद्रव्य जालिका के पास वाला स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं सिस। और इसके बाद यहाँ पे जो मैच्योरिंग फेज होता है इसको बोलते हैं इसमें ट्रांस, और इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। ये क्या है यहाँ पे? सिस्टर्नी। इसमें जो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है इसको सिस्टर्नी बोलते हैं। तो सिस और ट्रांस वाला, तो मैच्योर वाला ट्रांस, तो यहाँ पे ये नाभिक के पास वाली संरचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम बनता है। अच्छा, न्यूक्लियोसोम बनता है, क्या बनता है, कैसे बनता है, मतलब क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है, किसके द्वारा फॉर्म हो रहा है न्यूक्लियोसोम? अच्छा, न्यूक्लियोसोम में क्या हो रहा है? देखो, न्यूक्लियोसोम क्या होता है कि डीएनए की पैकेजिंग होती है। डीएनए न्यूक्लियस में एक पैकेजिंग फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे जब हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन के सराउंड में डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन पे ऐसे पूरा रैप होता है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पूरा ऐसे रैप होगा जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम इसी को बोलते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन से जब डीएनए रैप हो जाएगा वो स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियोसोम। उसमें कौन कौन से हिस्टोन इन्वॉल्व है? देखो, H2A, HTB, H3, H4। हिस्टोन कौन कौन से होते हैं? H1, H2A, H3, H3, H4। मतलब कैसे क्या क्या होता है इसमें? अच्छा, जो H1 होता है ना वो लिंकर डीएनए होता है, लास्ट में वो वहां पे जोड़ता है, लिंकर डीएनए होता है H1। तो H1 इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा न्यूक्लियोसोम में क्योंकि लिंकर डीएनए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? H2A, H2B, H3 और H4 होगा, हिस्टोन और डीएनए। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। कैसे फॉर्म में होता है? ये जो होता है ऑक्टेट बनाता है। हिस्टोन प्रोटीन कितने कौन से फॉर्म में होता है? ऑक्टेट का फॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पे होता है H3, यहाँ पे होता है H4। H3, H4 जो होते हैं टेट्रामर के फॉर्म में होते हैं, H3, H4 टेट्रामर होते हैं। और यहाँ पे H2A, H2B होते हैं बाहर की तरफ, H2A, और यहाँ पे होता है H2B। ये होते हैं डाइमर के फॉर्म में होते हैं। तो H2 H2B डाइमर के फॉर्म में होते हैं, दोनों टेट्रामर के फॉर्म में होते हैं, पूरा ऑक्टेट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सिनेप्सिस होता है। जब मियोटिक सेल डिवीजन होता है, मियोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा है, उसमें सिनेप्सिस कहाँ पे होता है? सिनेप्सिस क्या होता है? देखो, लेप्टोटीन में क्या हो रहा है? लेप्टोटीन में क्या होता है? बिल्कुल डीएनए जो है उसका जो क्रोमोसोम है हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा है, लीनियर फॉर्म में होता है। लेप्टोटीन में कैसा हो रहा है? देखिए, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लीनियर फॉर्म में डीएनए होता है। किसमें? लेप्टोटीन में। फिर उसके बाद पेकाइटिन में क्या होता है? पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है। अच्छा, अगर क्रॉसिंग ओवर का क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर कौन किस में होता है? पेकाइटिन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। जाइगोटिन में होता है सिनेप्सिस। जाइगोटिन में क्या होता है? क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, क्रोमोसोम की क्या होगी? पेयरिंग होगी। तो यहाँ पे जो होता है सिनेप्टेनोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, यहाँ पे सिनेप्सिस फॉर्म होता है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स केमिकल रिलीज होता है, जो हो गया सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस जो होता है वो किस में होता है? सिनेप्सिस जो होता है जाइगोटिन में होता है, जाइगोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है? डिप्लोटिन में क्यासमाटा फॉर्मेशन होता है।
जब क्रॉसिंग ओवर होती है दो क्रोमोसोम के बीच में, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, इनके बीच में क्या हो रही है यहाँ पे क्रॉसिंग, इसके जीन्स इसके पास इसके जीन्स, तो यहाँ पे ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसको बोलते हैं जो डिप्लोटीन में होता है। तो जाइगोटीन में क्या होता है सिनेप्सिस, पैकाइटिन में क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, लेप्टोटीन में डीएनए होता है लीनियर, ठीक है, और डिप्लोटीन में क्याज्मेटा फॉर्मेशन। गुटेशन की प्रक्रिया है, गटेशन, प्रोसेस ऑफ गटेशन। गटेशन कहाँ पे होता, मतलब गटेशन की प्रक्रिया क्या कहती है, अच्छा गटेशन क्या होता है, ये कब होता है, कब होता है, ऑप्शन जब जड़ दबाव उच्च होता है, यानी कि जब रूट प्रेशर हाई है, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन की दर कैसी है, कम होती है, या ट्रांसपिरेशन की दर ज्यादा होगी, या रूट प्रेशर और वाष्पोत्सर्जन दोनों ही क्या हो रहे बराबर, या दोनों ही क्या हो रहे उच्च हो रहे। अच्छा, ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन जब क्या होता है वाटर का लॉस, पानी की हानि हो रही, वाटर का लॉस हो जाता है, इवेपोरेट हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेट हो जाता है वाटर, वाष्पोत्सर्जन। अब यहाँ पे क्या कहता है गटेशन, अच्छा सबसे फर्स्ट गटेशन क्या होता है, गटेशन क्या होता है, जो लीफ होती है, ठीक है, जो लीफ होती है, लीफ के सराउंड में सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, लीफ लीफ ब्लेड बोलते हैं इसको साइड में, तो क्या होता है एक्सेस रिमूवल होता है वाटर का, जो लीफ की जो ब्लेड है उसके द्वारा उसमें वाटर का क्या होता है रिमूवल होता है, ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ये देखो ऐसे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर का क्या होता है रिमूवल होता है, ऐसे वाटर रिमूवल होता है ड्रॉपलेट के फॉर्म में, बूंदों के फॉर्म में, इसको बोलते हैं घटेशन। ये कब होता है, ये कब होएगा, देखो कब होता है, जब जड़ दबाव क्या हो उच्च हो, रूट प्रेशर क्या होगा हाई होगा, जब वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी, जब क्या होगा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा कम होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा, तब घटेशन होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, बूंदों के फॉर्म में, लीफ के साइड में जो उसका सरफेस है वहां से बूंदों के फॉर्म में पानी का लॉस होता है, जो होता है घटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, C4 पथ में, यहाँ पे C4 पथ, C4 साइकिल, C4 साइकिल में पहला उत्पाद क्या होता है, C4 साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है, C4 साइकिल के अंदर क्या दे रखा है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या 1,3-बिसफॉस्फेट। 3PGA जो होता है ये किस में होता है, ये C3 के अंदर होता है, 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है C3 साइकिल में होता है, C3 में होता है, फिर 2PG जो होता है और 1,3PG ये जो होता है ग्लाइकोलाइसिस जो होती है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में होता है, ग्लूकोज किस में टूटता है पायरुवेक एसिड बनाता है, तो वहां पे ग्लाइकोलाइसिस होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस के बीच का पथ है, जो बीच के इंटरमीडिएट वो वाली स्टेज यहाँ पे बीच में आता है वहां पे, तो यहाँ पे C3 साइकिल में होता है PGA, और C4 साइकिल में क्या होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, फर्स्ट स्टेपल कंपाउंड जो होता है, प्रोडक्ट जो होता है C4 साइकिल में OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। अच्छा, C3 साइकिल जो होता है वहां पे एंजाइम कौन सा होता है, उसमें रूबिस्को होता है C3 साइकिल में एंजाइम, और C4 साइकिल में एंजाइम होता है पेपकेस, ठीक है। फिर एक और पॉइंट आता है इसमें, जो C3 साइकिल है उसमें CO2 एक्सेप्टर कौन सा होता है RUBP, और C4 साइकिल में जो CO2 एक्सेप्टर होता है वो होता है पेप, पाइरोल पाइरुवेट इनोल पाइरुवेट, PEP, पाइरुवेट इनोल फॉस्फेट, पीपी पाइरुवेट इनोल फॉस्फेट, ये होता है इसमें CO2 सेप्टर C4 प्लांट के अंदर। नेक्स्ट, डार्क डार्क रिएक्शन। अच्छा, डार्क रिएक्शन किसको बोला जाता है, डार्क रिएक्शन जो होती है केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल जो होती है डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल को मेल्विन केल्विन ने दिया था। C3 साइकिल, यहाँ पे C3 साइकिल केल्विन साइकिल क्या होती है,
डार्क रिएक्शन, अच्छा डार्क रिएक्शन होती कहाँ पे, डार्क साइकिल कहाँ पे होती, स्ट्रोमा में। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, एक ग्लूकोज, ग्लूकोज के एक अणु, यानी कि हमें क्या बनाना, जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो कितने एटीपी और कितने एनएडीपीएच की आवश्यकता होती। अच्छा, जब केल्विन साइकिल या C3 साइकिल डार्क रिएक्शन के अंदर, देखो जब एक बार साइकिल चल रही है, जब एक बार केल्विन साइकिल बन रही है, वन केल्विन साइकिल, यानी कि एक बार जब डार्क रिएक्शन, वन साइकिल में क्या बनेगा, वन केल्विन साइकिल के अंदर कितने एटीपी एनएडीपीएच कितने यूज होते हैं, 3 एटीपी यूटिलाइज होता है, 2 NADPH यूटिलाइज होता है और 1 CO2 यूटिलाइज होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक ग्लूकोज बनाने के लिए, वन ग्लूकोज, एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने केल्विन साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है, 6 केल्विन साइकिल। तब जाके जब 6 केल्विन साइकिल 6 बार ये चक्र घूमेगा तब जाके एक ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो एक केल्विन साइकिल में इतना यूटिलाइज हो रहा है तो हमें एक ग्लूकोज बनाना है, यानी कि 6 बार साइकिल चलेगी। एक ग्लूकोज बनाने के लिए 3 इंटू 6 कर दो, इसको इंटू कर दो 6 से, 6 बार 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18 एटीपी। फिर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12 NADPH और क्या हो जाएगा, 6 CO2। ये होता है एक ग्लूकोज बनाने के लिए, वन ग्लूकोज बनाने के लिए इतना यूटिलाइज होता है, ये चीजें आवश्यक होती है। तो क्या होगा, आंसर कहाँ पे मिल रहा है, 18 एटीपी और 12 NADPH, यानी कि एक केल्विन साइकिल के लिए 6 बार ये साइकिल रिपीट होती तब जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, और जिसमें 18 एटीपी 12 NADPH 6 CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विलिंगी पुष्प वाले पौधे दोनों को रोकते हैं, यानी कि द्विलिंगी, डाइओशियस फ्लावर। द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसके अंदर फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही अलग अलग प्लांट्स पे है। जैसे कि ये वाला हो गया यहाँ पे, इस प्लांट पे हो गया यहाँ पे, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये वाला जो प्लांट है, और ठीक है ये है, और इसके ऊपर जो है तुम्हारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे यही है, इसके अंदर सिर्फ इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये इसमें इसकी पत्तियां मान लो, और एक प्लांट है जिसके ऊपर ओनली क्या होगा, जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये होता है द्विलिंगी। ये क्या हो जाएगा, द्विलिंगी, किसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही प्रेजेंट, ये होता है द्विलिंगी। अब इनके अंदर ऑटोगेमी, जीनोगेमी, गैटेनोगेमी क्या होती है, तब यहाँ पे द्विलिंगी दोनों में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर एक पे है और दूसरा पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसके अंदर क्या नहीं होगा, ऑटोगेमी नहीं होगा, जीनोगेमी नहीं होगा, गैटेनोगेमी नहीं होगा। अच्छा, ये क्या होता है, ऑटोगेमी क्या होता है, ऑटोगेमी क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, ऑटोगेमी का मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसके अंदर। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब सेम फ्लावर है और सेम प्लांट के बीच में जो क्रॉस हो रहा है वो होता है ऑटोगेमी। देखो ऑटोगेमी में क्या होता है, ठीक है, देखो ये हो गया इसमें कि जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है, इसी के पोलिंग ग्रेन्स इसी के स्टिग्मा पर जाएंगे, तब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, वो होता है ऑटोगेमी। तो द्विलिंगी के अंदर
ऑटोगेमी नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग होता है, वहां पे ऑटोगेमी नहीं हो सकती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है, रोकते हैं ऑटोगेमी को, रोकते हैं द्विलिंगी ऑटोगेमी नहीं होगा, सही बात है। फिर है जीनोगेमी। जीनोगेमी क्या होता है? अच्छा, जीनोगेमी और एक होता है गैटेनोगेमी। जीनोगेमी, गैटेनोगेमी। गैटेनोगेमी क्या होता है? जिसके अंदर प्लांट तो क्या है, ऑटोगेमी सेम प्लांट है और सेम फ्लावर के बीच में। गैटेनोगेमी क्या होता है? सेम प्लांट है बट फ्लावर क्या होता है, डिफरेंट। के सेम प्लांट है बट इसके अंदर ये फ्लावर का पॉलिन ग्रेन जो जा रहा है, इसके जो जा रहे पॉलिन ग्रेन पुंकेसर, ये इस पे जा रहे, मतलब दूसरे फ्लावर पे जा रहे, प्लांट सेम है, वो होता है जीनोगेमी। तो जीनोगेमी भी नहीं हो सकता है इसमें द्विलिंगी में, क्योंकि द्विलिंगी में दोनों पौधे पे अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, एक पे मेल होता है और एक पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो जीनोगेमी क्या होता है? जीनोगेमी में ये होता है कि दोनों ही दो अलग अलग प्लांट्स है, और क्या है, अलग अलग, दो अलग प्लांट है और दो डिफरेंट फ्लावर है, यानी कि दो अलग फ्लावर है उनके बीच में हो रहा है। तो ये कंडीशन डाइओशियस में देखने को मिल सकती है द्विलिंगी पुष्प में, यानी कि क्या होगा इसका आंसर? ये नहीं होने देगा, द्विलिंगी ऑटोगेमी नहीं होने देगा। और क्या, अच्छा जीनोगेमी तो होने देगा, ये जीनोगेमी होगी उनमें, ऑटोगेमी नहीं होगी, और उसमें जिटेनोगेमी नहीं होगी, गैटेनोगेमी नहीं होगी, ऑटोगेमी नहीं होगी। इसमें क्या होगा, डाइओशियस द्विलिंगी पुष्प में ओनली जीनोगेमी ही हो सकती है। नेक्स्ट, फल का विकास बिना निषेचन के होता है। अगर फल विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई फल बन रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट का प्रोडक्शन हो रहा है, या बिना निषेचन के कोई फल बन रहा है, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। पार्थेनोकार्पी, जो बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, जैसे कि बनाना हो गया, केला हो गया, जो पार्थेनोकार्पी के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एपोमिक्सिस संदर्भिक, यानी कि एपोमिक्सिस में क्या होता है, किसका फॉर्मेशन? एपोमिक्सिस क्या होता है? पार्थेनोकार्पी क्या था, फल का निर्माण हो गया बिना निषेचन, और एपोमिक्सिस क्या हो जाएगा कि बीज का निर्माण होगा, बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाएगा, सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो क्या होता है? एपोमिक्सिस, बीज का निर्माण, सीड से रिलेटेड, उसको कहा जाता है एपोमिक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में एबीओ रक्त समूह किसका उदाहरण है? जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है वो किसका एग्जांपल्स है? अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? जब उसमें दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर शो नहीं होते हैं, वो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे कि रेड फ्लावर और एक व्हाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो उसकी जो जनरेशन क्या बनेगी, पिंक फ्लावर बन जाएंगे, यानी कि न तो उसमें रेड देखने को मिला न तो व्हाइट, तो वो क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता। सप्रभाविता, को कोडोमिनेंस, सप्रभाविता क्या होता है? जिसमें दोनों के कैरेक्टर्स दिखेंगे, जैसे कि किसी पेरेंट में किसी में ए ब्लड ग्रुप है, ए है रक्त समूह, और किसी दूसरे पेरेंट में बी ब्लड ग्रुप है, तो यानी कि ए है और यहाँ पे दूसरे पेरेंट में डी है, दोनों का शो हो गया, दोनों के कैरेक्टर शो हो गए, चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप आ गया वो ए बी आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, कोडोमिनेट्स। फिर मल्टीपल एलिल, मल्टीपल एलिल किसको बोलते हैं? जिसके अंदर एक चीज को डिसाइड करने के लिए मल्टीपल एलिल रेस्पॉन्सिबल, यानी कि जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, ब्लड ग्रुप के लिए, लोगों के अंदर ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट के लिए कितने मल्टीपल एलिल्स रेस्पॉन्सिबल है ब्लड ग्रुप के लिए? कौन कौन से हो गए जिसमें मल्टीपल एलिल्स हो गए? ए बी, ए बी, ओ, यानी कि एक से ज्यादा एलील प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप को रेस्पॉन्सिबल कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होता है? दोनों, बोथ सेकेंड एंड थर्ड, कोडोमिनेंस भी कहा जाता है और इसको मल्टीपल एलील भी कहा जाता है। एबीओ क्या है? कोडोमिनेंस, दोनों ही शो हो सकते हैं, और मल्टीपल एलील है, यानी कि ब्लड ग्रुप को शो करने के लिए मल्टीपल जीन, मल्टीपल एलील रेस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधार युग्म गलत है? अच्छा, नाइट्रोजिनस बेसिस, डीएनए जो होता है 4 नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलकर बना होता है, ये हमें पता है। जो डीएनए है, कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं डीएनए के पास? एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, और क्या होता है? थाइमिन होता है। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, डीएनए जो होता है इन नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलकर बना होता है। अब जो एडिनिन है वो किसके साथ जुड़ता है? एडिनिन किसके साथ बंध बनाता है? थाइमिन के साथ। कितने? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए। तो एडिनिन जो होता है थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। ग्वानिन किससे जुड़ता है? साइटोसिन के साथ जुड़ता है। कितने बॉन्ड से जुड़ता है? 3 बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ये है सही मैच। और आरएनए के अंदर क्या होता है? आरएनए के अंदर एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। आरएनए के अंदर टी की जगह पे क्या आ जाता है? यूरेसिल, यू आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ए से क्या जुड़ जाएगा? यूरेसिल। किसमें? आरएनए के अंदर। ठीक है, आरएनए के अंदर ए की जगह पे यू जुड़ जाता है। अब इसको देखते हुए इसका इमेज बनाते हैं। कौन सा सही है? ये सही है। ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ रहा है, सही है। एडिनिन के साथ यूरेसिल आरएनए में जुड़ता है। एडिनिन के साथ साइटोसिन नहीं जुड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसमें क्या पूछा हमें? इनकरेक्ट पूछा है ना, गलत कौन सा है? तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? 2 लंबे मटर के पौधों के बीच, जेनेटिक का क्वेश्चन है। 2 लंबे मटर के पौधों के बीच संकरण से 25% बोने पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। तो उसमें जो दोनों जनक होंगे, जो पेरेंट होंगे, उसका जीनोटाइप। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि किनके बीच में क्रॉस कराएंगे जिसमें 25%, 25% बोने पौधे हमें मिलेंगे। 2 लंबे पौधे के बीच में हमें क्रॉस कराना और जिसमें 25% बोने मिलेंगे। ऐसा कौन सा क्रॉस है? किनके बीच में क्रॉस कराया जाता है तब हमें मिलेगा? क्रॉस करवाएंगे 2 टॉल प्लांट के बीच में। तो ये तो क्या हो गया? ये तो ड्वार्फ है, ये तो ड्वार्फ है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब ये सारे बच्चे टॉल। अच्छा, इसमें एक भी स्मॉल टी तो है ही नहीं, तो ड्वार्फ तो बनेगा कैसे? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टॉल, लंबे को। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ड्वार्फ को। तो यहाँ पे 2 टॉल पूछा है ना, 2 टॉल के बीच में, तो ये तो टॉल है ही नहीं। और ये इसमें एक भी ड्वार्फ नहीं है, ये गलत हो गया। ऑप्शन क्या बचा? ये और ये। अब इनके बीच में क्रॉस। अच्छा, ये हमने पढ़ा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होता है? इस टी और इस टी के बीच में क्रॉस करते हैं, क्या बनेगा? अच्छा, हम डायरेक्ट कर लेते हैं इसमें। इस टी के साथ इस टी को क्रॉस कराएंगे तो टी टी, इस टी को इस टी टी के साथ क्रॉस कराएंगे तो टी टी, इस टी को इस टी के साथ, इस टी को इस टी के साथ। कैसा बन रहा है? 25% ये, 25% ये, 25% ये, 25 ये। तो कितने होंगे? 100%। यानी कि कितने? क्या पूछा है? ड्वार्फ पूछा है। ड्वार्फ कब होगा? जब ये कंडीशन आएगी तब पौधा क्या होगा? बोना बनेगा। तो यहाँ पे 25% बोना बन रहा है। कौन से क्रॉस में बन रहा है? ये तीनों कैसे होंगे? टॉल, लंबे पौधे होंगे। यानी कि 75% क्या है? टॉल, 25% ड्वार्फ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये किसका एग्जाम्पल है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अलग किए गए डीएनए बैंड को जब एगारोस जेल से निकाला जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस किया जाता है उसमें से जो डीएनए बैंड को हम उस जेल से हम बाहर निकाल देते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एगोरस। अच्छा, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं? एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं? इसका क्या काम है? डीएनए के जो बैंड्स है, डीएनए के जो बैंड्स है उसको हमें अलग अलग साइज के ऊपर उसको सेपरेट अलग करना है। उसके अलग अलग साइज पे हम उसको डीएनए को सेपरेट करते हैं। किसमें सेपरेट करते हैं? एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो डीएनए बैंड के अलग अलग साइज को हमें क्या करना है? सेपरेट करना है। किसमें? एगारोस जेल के अंदर। ठीक है, जब वो सेपरेट हो जाएंगे तब हम क्या करते हैं? उस जेल में से डीएनए को बाहर निकालते हैं।
उस प्रोसेस को कहा जाता है इल्यूशन। उस प्रोसेस को कहा जाता है इल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे इल्यूशन कहा जाता है जब एगारोस जेल से हम डीएनए को बाहर निकालते हैं। अच्छा, डीएनए को एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डीएनए को हम कौन से कंपाउंड से स्टैनिंग करते हैं? तो किससे हम स्टैनिंग की जाए अभिरंजित किससे करते हैं डीएनए को देखने के लिए? ईटीबीआर, इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 24। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस हिंड सेकंड हमेशा डीएनए अणु पर एक विशेष बिंदु पर कार्य कर विशिष्ट अनुक्रम को पहचान कर। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड सेकंड ऑलवेज एक्ट ऑन डीएनए मॉलिक्यूल पर एक्ट करता है पार्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस पर। यानी कि ये कह रहा है जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है डीएनए को कट करता है, इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है डीएनए को कट करने में काम आता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है डीएनए को कट करता है, बट वो कौन सी सीक्वेंस पर कट करता है, कितने बेस पेयर्स उसमें होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये ध्यान रखना है जो हिंड सेकंड है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा होता है? हिंड सेकंड। हिंड सेकंड ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है, डीएनए को कट करने का काम करता है, तो ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है किस पे कट करता है? ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर कट लगाता है। अच्छा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसको कहते हैं? जिसको हम आगे से भी रीड कर रहे हैं, लास्ट से रीड करें तो वो क्या होगा? सेम। जैसे कि ये नाम हो गया मैडम, यहां से हम इसको रीड करेंगे तो मैडम, पीछे से रीड करेंगे तो भी मैडम। ये होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और यहाँ पे डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? जैसे कि जी ए ए टी टी सी, ये सीक्वेंस हो गई डीएनए की। जी किससे जुड़ता है? सी से। ए किससे जुड़ता है? टी से। ए टी से टी, ए से टी, ए से सी, जी से। यानी कि जिसको हम 5 से 3 रीड करेंगे तो भी जी ए ए टी टी सी, और इधर से रीड करेंगे तो भी जी ए ए टी टी सी। ये होता है पैलिंड्रोमिक। अब ये कितने बेस है? देखो, 1 2 3 4 5 6 बेस पेयर, तो यानी कि 6 बेस पेयर पे कट लगाता है। क्या होगा इसका? 6 बेस पेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है? ओजोन की थिकनेस पूछी गई है। अगर ओजोन को मापना है, ओजोन लेयर क्या काम करती है? ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है? देखो, ओजोन का काम क्या होता है? ओजोन लेयर क्या करी, हमें किससे बचाव कर रही है? ओजोन की लेयर किससे प्रोटेक्ट कर रही? यूवी रेस से बचा रही। तो ओजोन की लेयर हमें यूवी रेस से बचा रही है, जो भी यूवी लाइट, क्योंकि यूवी लाइट अगर डायरेक्ट हवा आएगी तो क्या होगा? स्किन इन्फेक्शन होंगे, एलर्जी कुछ रिएक्शंस होगी, एनिमल ह्यूमंस पे क्या होगा? कैंसर होगा। तो मतलब ओजोन जो होता है उसको बचाता है। तो ओजोन की जो थिकनेस है, ओजोन की थिकनेस को किससे मापा जाता है? डॉप्सन इकाई। किससे मापा जाता है? डॉप्सन इकाई, डीयू, डॉप्सन यूनिट से ओजोन की थिकनेस को मापा जाता है। और ओजोन की लेयर जो होती है उसको डैमेज कौन करता है? ओजोन की लेयर, ओजोन की लेयर जो हो गई, कौन डैमेज करता है ओजोन की लेयर को? सीएफसी, है ना? सीएफसी जो होता है, मैन जो होता है ओजोन की लेयर को डैमेज करता है। यहाँ पे हो गया, और इसके अंदर और भी काफी क्वेश्चंस है। तो ये जेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे आज के, और इसके अंदर सारे हमने दूसरे ऑप्शंस को भी क्लियर करा है। तो ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और क्वेश्चंस लेके आएंगे। ओके, क्लियर, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है।